हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड बुक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सभी लोग अपने पेन और पेपर के साथ तैयार रहेंगे जिससे कि ये मेन पॉइंट्स लिख के आपको याद करने में बहुत आसानी रहेगी। तो अभी हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि हम क्यों ये बुक पढ़ रहे हैं। व्हाट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ आईईडी बुक विच यू आर रीडिंग इन 12th स्टैंडर्ड। तो इस बुक का बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि आपको इंडियन इकोनॉमी के बेसिक फीचर्स से फेमिलियराइज करना। आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो इकोनॉमी है इसकी क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या बेसिक फीचर्स हैं। और जो बेसिक फीचर्स आज हैं वो ऐसा नहीं है कि आज का ही रिजल्ट है, उसके जो रूट्स हैं वो पास्ट से निकलते हैं, जबकि इंडिया ब्रिटिशर्स के अंडर में था। इंडिया वॉज अ ब्रिटिश कॉलोनी एंड ब्रिटिश रूल लास्टेड हियर फॉर 200 years, दैट इज फॉर 2 centuries। तो इसमें से अभी तक एक क्वेश्चन ये बन सकता है, व्हाट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक। द बेसिक ऑब्जेक्टिव इज टू फैमिलियराइज with the basic features of Indian economy and British rule lasted here for 2 centuries। तो जो हमारे कंट्री में ब्रिटिशर्स ने रूल किया उसका मेन पर्पस क्या था? ओनली पर्पस था कि इंडिया को एक रॉ मटेरियल का सप्लायर्स बनाना अपनी मॉडर्न इंडस्ट्रीज के लिए। आपने जैसे कि हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ था, तो वहाँ की जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश हो रही थी उनके लिए बहुत बड़ी क्वांटिटी में रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती थी। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया के ट्रेड रिलेशंस पूरे वर्ल्ड के साथ बहुत अच्छे थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, हमारे ट्रेड के स्ट्रक्चर को पूरी तरह से चेंज कर दिया। हम जो पहले फिनिश्ड गुड्स का एक्सपोर्ट किया करते थे उसको रोक के क्या किया, इंडिया को रॉ मटेरियल्स का सप्लायर बना दिया। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि व्हाट वाज द सोल पर्पस ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। क्या सोल पर्पस था ब्रिटिश कॉलोनियल रूल का? टू रिड्यूस द कंट्री टू बीइंग अ रॉ मटेरियल सप्लायर फॉर ग्रेट ब्रिटेन्स ओन रैपिडली एक्सपेंडिंग मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस। ग्रेट ब्रिटेन में जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही थी उनके लिए रॉ मटेरियल का सप्लायर बना देना, यही उनका मेन पर्पस था। अच्छा, अब हम फीचर्स पढ़ेंगे कि ब्रिटिशर्स के अंडर में इंडियन इकोनॉमी की क्या बेसिक फीचर्स थी। सबसे पहली, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। ब्रिटिशर्स के अंडर में हमारी इकोनॉमी का जो डेवलपमेंट लेवल था वो बहुत ज़्यादा कम हो गया था। ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडियन इकोनॉमी कैसी थी? इंडिपेंडेंट इकोनॉमी। दो मेन ऑक्यूपेशन लोगों का एग्रीकल्चर था। मोस्टली 80 to 85% लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपनी लिविंग एग्रीकल्चर से कमाते थे, लेकिन एग्रीकल्चर के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ भी इंडिया में बहुत ज़्यादा डेवलप्ड थी। और आपने हिस्ट्री में ये सब पढ़ाई है कि इंडिया का कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल, कॉटन सिल्क टेक्सटाइल्स एंड प्रेशियस स्टोन वर्क, मेटल वर्क, वो इतना फेमस था वर्ल्ड में कि वर्ल्ड की जो रॉयल फैमिलीज होती थी वो इंडिया के सामान यूज़ करती थी। क्यों? क्योंकि उनकी एक तो बड़े हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप होता था और वेरी फाइन क्वालिटी ऑफ द मटेरियल यूज्ड इन इट। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का क्या फोकस था जो उन्होंने इंडिया में रूल किया? उनका फोकस कोई इंडिया का डेवलपमेंट करना नहीं था, बल्कि अपनी ही कंट्री के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट और प्रोटेक्ट करना था। तो व्हाट वाज द फोकस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट? टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देयर ओन कंट्री, इंटरेस्ट of their own country rather than the development of India। ये भी 1 मार्क में बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। What was the focus of economic policies pursued by the colonial government? The focus of economic policies pursued by the colonial government in India was to promote and protect the economic interest of their own country rather than the development of
इंडिया। अब भाई जब उनकी ये पॉलिसी थी कि हम अपनी ही कंट्री का इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे और इंडिया के डेवलपमेंट से हमें कुछ भी लेना देना नहीं है, रेदर देन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो इससे क्या हुआ, इंडियन इकोनॉमी में के स्ट्रक्चर में फंडामेंटल चेंज आया। क्या चेंज आया इंडियन इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में कि इंडिया बिकेम द सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड दो काम हुए इससे इंडियन इकोनॉमी में। एक तो इंडिया रॉ मटेरियल का सप्लायर बन गया ग्रेट ब्रिटेन की मॉडर्न इंडस्ट्रीज के लिए, और दूसरा इट बिकेम द मार्केट ऑफ फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड। इंग्लैंड से फिनिश्ड गुड यहाँ पे आने लगी और भाई यहाँ की इंडस्ट्रीज तो उन्होंने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज पूरी तरह से रुइन कर दी थी, तो यहाँ पर सामान की स्कैरसिटी हो गई, तो उन्होंने अपनी गुड्स का यहाँ पर बहुत बड़ा मार्केट बना लिया। तो इकोनॉमिक पॉलिसीज जो थी ब्रिटिशर्स की वो अपनी ही कंट्री के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट और प्रोटेक्ट करने की थी, उनका इंडिया के डेवलपमेंट से कोई भी मतलब नहीं था। और इससे इंडियन इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में बड़ा एकदम चेंज आ गया। क्या चेंज आ गया कि इंडिया बिकेम द सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड बिकेम द मार्केट ऑफ फिनिश्ड गुड फ्रॉम द इंग्लैंड। इतना क्लियर हुआ बच्चों। अब हम इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, देखो बेटा कि कभी भी किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें किस तरह से पता चलता है, उसकी नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम से। लेकिन कॉलोनियल गवर्नमेंट ने कोई भी सिंसियर एफर्ट्स इंडिया की पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए नहीं लिए। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट नेवर मेड एनी सिंसियर एफर्ट्स टू मेजर इंडियाज नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। क्यों नहीं ऐसा किया उन्होंने? आपको पता है कि हर साल गवर्नमेंट करोड़ों रुपया खर्च करती है नेशनल इनकम के डेटा को कलेक्ट करने में। क्यों ज़रूरी होता है ये? जिससे कि हमें अपनी पोजीशन वर्ल्ड इकोनॉमी में पता चल सके कि वेयर डू वी स्टैंड, और इसी के बेसिस पे हम ये पता लगाते हैं कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है, कौन सी डेवलपिंग है। लेकिन ब्रिटिशर्स ने कभी भी ऐसे एफर्ट्स नहीं किए कि इंडिया की नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम के डेटा इकट्ठे करें। तो कुछ ही लोगों ने, यहाँ के जो कुछ इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने इंडिविजुअल लेवल पे ऐसे एफर्ट्स किए थे। उन इकोनॉमिस्ट में थे, एक तो सबसे प्रोमिनेंट नेम है दादा भाई नौरोजी। विलियम डिगबई, ये 5 नाम है जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ जाता है कि हु वर द नोटेबल इकोनॉमिस्ट who tried to measure India's per capita income and national income. दादा भाई नौरोजी, विलियम डिगबई, डॉक्टर VKRV राव, RC देसाई एंड फिंडले शिराज। तो इन लोगों ने अपने इंडिविजुअल लेवल पर इंडिया की नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम के एस्टिमेट्स लगाए, जिसमें के डॉक्टर राव के जो एस्टिमेट्स हैं वो बहुत साइंटिफिक कंसिडर किए जाते हैं। तो हु वर द नोटेबल इकोनॉमिस्ट हु ट्राइड टू मेजर इंडियाज नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम? दे वर दादा भाई नौरोजी, विलियम डिगबई, डॉक्टर VKRV राव, RC देसाई एंड फिंडले शिराज। अमंग देम राउज एस्टिमेट आर कंसिडर्ड टू बी वेरी साइंटिफिक। अब जब इन लोगों ने नेशनल इनकम के एस्टिमेट्स लगाए, उसके क्या कंक्लूजन सामने आए कि इंडिया में जो एग्रीगेट रियल आउटपुट की ग्रोथ थी कॉलोनियल रूल में, एग्रीगेट रियल आउटपुट ग्रोथ कितनी थी? ये वॉज लेस देन 2%। कितना कम? तो इस चीज से हम कह सकते हैं कि इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लेवल बहुत ज्यादा कम था, कि द एग्रीगेट रियल आउटपुट ग्रोथ वॉज लेस देन 2% और पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ थी ओनली 0.5% और
5%। तो इस डेटा से ये फैक्ट है, मतलब इससे ये साबित हो रहा है कि इंडिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा कम था। तो बच्चों, आपको अभी तक इसमें पता चला कि ब्रिटिश कॉलोनियल रूल का सोल पर्पस हमारी कंट्री में क्या था कि इंडिया को एक रॉ मटेरियल के सप्लायर तक उसका स्टेटस बना देना, जो कि इंडिया इतना ज़्यादा फेमस था अपने एक्सपोर्ट्स में कि सब लोग इंडिया के सामान यूज़ करते थे, उसका हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को पूरी तरह से रूइन करके रॉ मटेरियल का सप्लायर उन्होंने बना दिया। फिर हमने देखा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा कम था। ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडियन इकोनॉमी एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थी। इंडिपेंडेंट इकोनॉमी का मतलब हम अपनी नीड्स के लिए किसी भी दूसरी कंट्री पे डिपेंड नहीं थे, लेकिन उन्होंने उनकी जो पॉलिसीज़ थी अपनी ही कंट्री के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट और प्रमोट करने की थी। तो इसलिए इंडियन इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में फंडामेंटल चेंजेस आए। क्या फंडामेंटल चेंज आए कि इंडिया बिकेम द सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केट फॉर द फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड। ब्रिटिशर्स ने कभी भी हमारी नेशनल और पर कैपिटा इनकम को मेजर करने के कोई एफर्ट नहीं किए, केवल कुछ लोगों ने अपने पर्सनल लेवल पर एफर्ट्स किए, और जिससे हमें ये पता चलता है कि जो एग्रीगेट रियल आउटपुट था उसकी ग्रोथ लेस देन 2% थी और पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ 0.5% थी। तो ये जो प्रूव करते हैं ये डेटा कि इंडियन इकोनॉमी का जो डेवलपमेंट लेवल था वो बहुत ज़्यादा कम था। अब हम एक एक सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर की उस समय क्या कंडीशन थी। ब्रिटिशर्स के टाइम में 85% लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे। तो इसको बोलते हैं इट वाज अ एग्रेरियन इकोनॉमी। एग्रेरियन इकोनॉमी का मतलब है कि जिस इकोनॉमी में मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड एग्रीकल्चर होता है। लेकिन ब्रिटिशर्स ने एग्रीकल्चर सेक्टर को किस तरह से बर्बाद किया, अब ये समझते हैं कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत ज़्यादा कम हो गई, और उसका जो मेन रीज़न था, जो एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस ब्रिटिशर्स के टाइम में हमारे यहाँ आई, उसका जो मेन रीज़न था वो था, सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न, लैंड सेटलमेंट। अब ये लैंड सेटलमेंट सिस्टम में भी स्पेशली जो था जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम क्या था? जमींदारी सिस्टम में गवर्नमेंट ने जमींदार्स बना दिए लैंड ओनर्स, और जो फार्मर थे वो लेबरर बन गए जो उनकी जमीन पे काम करेंगे। गवर्नमेंट ने जमींदारों से एक फिक्स्ड रेंट लेना था, लेकिन उन्होंने जमींदारों को ये अलाउ किया हुआ था कि आप कितना भी रेंट फार्मर से ले सकते हैं। तो जमींदार फार्मर से बहुत सारा रेंट लेके गवर्नमेंट को एक फिक्स्ड अमाउंट दे देते थे और अपनी लग्जरियस लाइफ जीते थे। लेकिन उन्होंने कभी भी एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट के लिए कोई भी एफर्ट्स नहीं किए। और जो टिलर ऑफ द सॉइल था, टिलर ऑफ द सॉइल इज फार्मर, जो एक्चुअली मेहनत करता था किसान खेतों पर, उसके पास 2 टाइम खाना खाने के लिए भी मीन्स नहीं थे। तो लैंड सेटलमेंट सिस्टम वाज द मेन रीजन फॉर द एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस। लैंड सेटलमेंट में भी एक्चुअली वो 3 सेटल सिस्टम उन्होंने शुरू किए थे, रैयतवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम। तो जमींदारी सिस्टम ही मेन रीज़न था एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस का, क्योंकि ये ज़मींदार किसानों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते थे। उसके साथ साथ और भी रीजंस थे, जैसे लैक ऑफ इरिगेशन मीन्स, इरिगेशन के कोई मीन्स नहीं थे। फार्मिंग पूरी तरह से रेन पे डिपेंड होती थी। अगर किसी साल मानसून फेल हो जाता था तो सूखा पड़ने की वजह से सारी फसल खराब हो जाती थी। लैक ऑफ इरिगेशन मीन्स लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, बिल्कुल प्रिमिटिव मेथड से खेती होने लगी और कोई भी मॉडर्न टेक्निक का यूज हमारे फार्मर्स नहीं करते थे, इसलिए एग्रीकल्चरल आउटपुट बहुत ज़्यादा कम हो गया था। एंड नेग्लिजिएबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो दीज वर द मेन रीजंस फॉर एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। तो अब हम डिस्कस करेंगे द कंडीशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो इसमें आपको ये याद रखना है, सबसे पहले तो
कोलैप्स ऑफ इंडियन वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। जैसे कि आपको बताया था कि हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, इनका सामान पूरे वर्ल्ड में फेमस था और पूरे वर्ल्ड की रॉयल फैमिलीज हमारा सामान इसलिए यूज करती थी क्योंकि उनका बहुत अच्छा मटेरियल यूज होता था और हाई क्वालिटी ऑफ क्राफ्टमैनशिप होती थी। लेकिन ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे ग्रेजुअली हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को पूरी तरह से खत्म कर दिया। तो इसका क्या इफेक्ट हुआ? अब जब हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज खत्म हो गई तो इसका इंडियन इकोनॉमी पे दो इफेक्ट हुए। एक तो इट क्रिएटेड मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि बहुत सारे लोग लगे हुए थे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में, तो उन इंडस्ट्रीज के खत्म होने से लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट इंडियन इकोनॉमी में हो गया। एंड दूसरा इफेक्ट क्या हुआ कि जब हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज ने सामान बनाना बंद कर दिया तो हमारे कंज्यूमर्स जो हैं फॉरेन गुड्स के ऊपर डिपेंड हो गए। तो इट क्रिएटेड अ डिमांड फॉर इंपोर्टेड गुड्स। अब हम पढ़ेंगे व्हाट वाज द टू फोल्ड मोटिव बिहाइंड द सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। बिहाइंड द सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ब्रिटिशर्स का क्या टू फोल्ड मोटिव था हमारी कंट्री को डी इंडस्ट्रियलाइज करने का? इंडस्ट्रियलाइजेशन। एक तो फर्स्ट मोटिव था कि इंडिया का जो इतना हाई स्टेटस था, इतनी अच्छी गुड्स एक्सपोर्ट करने का, तो उस स्टेटस को रिड्यूस कर देना और इंडिया को रॉ मटेरियल का सप्लायर बना देना। तो टू रिड्यूस इंडिया टू द स्टेटस ऑफ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। बस इतना स्टेटस रह गया इंडिया का कि बस वो रॉ मटेरियल का सप्लायर हो गया। एंड टू क्रिएट अ मार्केट फॉर चीप मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, चीप मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। तो ये क्वेश्चन बच्चों 3 मार्क्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि व्हाट वाज द टू फोल्ड मोटिव बिहाइंड द सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन अफेक्टेड बाय द ब्रिटिश। तो ब्रिटिशर्स का हमारी इंडस्ट्रीज को रूइन करने के दो मोटिव थे। एक तो इंडिया का स्टेटस रॉ मटेरियल का सप्लायर बना देना वर्ल्ड में, और दूसरा जो ब्रिटेन में चीप मैन्युफैक्चर्ड गुड थी उनका यहाँ पर बड़ा मार्केट बनाना। क्योंकि जब हमारी कंट्री में सामान बनना बंद हो जाएगा तो नेचुरल सी बात है कि हम उनकी कंट्री के सामान पर डिपेंड हो गए। अब हम बात करेंगे कि मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस कब लगना शुरू हुआ। भाई हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज तो पूरी तरह से खत्म हो गई, तो किस तरह से हमारी कंट्री में मॉडर्न इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ? मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस। देखो हमारी कंट्री में सबसे पहले इनिशियली कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल मिल्स लगी। कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल मिल्स। ये जो कॉटन टेक्सटाइल मिल्स थी ये 2 स्टेट्स में लगी, महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो कॉटन टेक्सटाइल मिल्स लगी महाराष्ट्र और गुजरात में, और जूट मिल लगी थी वेस्ट बंगाल में। क्योंकि आप सबको पता है उधर जूट का प्रोडक्शन होता है, तो इसलिए जूट मिल्स वेस्ट बंगाल में लगी। और दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट आयरन एंड स्टील मिल टिस्को। इसका ईयर सबको याद रखना है बच्चों। टिस्को वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 1907। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, और एक स्टील आयरन एंड स्टील कंपनी और थी जो कि कोलकाता में लगी थी, ये लगी थी जमशेदपुर में। लेकिन
बहुत ज़्यादा मॉडर्न इंडस्ट्रीज इंडिया में इस्टेब्लिश नहीं हो पाई। कुछ शुगर इंडस्ट्री, पेपर एंड सीमेंट इंडस्ट्री लगी थी, बट दे वर नॉट परफेक्ट फॉर टू सब्सटीट्यूट द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। शुगर, पेपर इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा, ये सब हमारी कंट्री में लगी, लेकिन वो इतनी एनफ नहीं थी जो कि हमारा जितना हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी उनको सब्सटीट्यूट करने के लिए वो एनफ नहीं थी। अब जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसमें क्या प्रॉब्लम्स थी? एक तो उसकी जो प्रॉब्लम थी, एक तो था नो कैपिटल गुड इंडस्ट्री। कैपिटल गुड इंडस्ट्री कौन सी होती हैं? जो मशीनरी वगैरह प्रोड्यूस करती हैं। तो कैपिटल गुड इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। जब मशीनरीज बनेंगी तो वो फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करती हैं। तो उस समय कोई भी कैपिटल गुड इंडस्ट्री हमारी कंट्री में नहीं लगी और इनकी बहुत स्लो प्रोग्रेस थी, बहुत धीरे धीरे, बस 2-4 इंडस्ट्री ही लग पाई, स्लो प्रोग्रेस। और इसका नो सब्सटीट्यूट फॉर ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज एंड लो ग्रोथ रेट। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसकी ग्रोथ रेट काफ़ी कम थी। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में अभी तक आपको मैंने बताया कि अंग्रेज़ों ने हमारा जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी जिनका वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन थी उसको धीरे धीरे ख़त्म कर दिया। तो इससे क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हमारी कंट्री में? एक तो मैसिव स्केल पर अनएम्प्लॉयमेंट हुआ और हमारे यहाँ कंज्यूमर गुड्स की जो डिमांड थी वो फॉरेन गुड्स से पूरी की जाने लगी। तो फॉरेन गुड्स का हमारे यहाँ बहुत बड़ा मार्केट बन गया। फिर व्हाट वाज द टू फोल्ड मोटिव बिहाइंड द सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन? क्या था अंग्रेजों का मोटिव? एक तो इंडिया का स्टेटस रॉ मटेरियल का सप्लायर तक रिड्यूस कर देना और दूसरा अपनी इंडस्ट्रियल गुड्स की यहाँ पर मार्केट बनाना। फिर मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस लगना शुरू हुआ, लेकिन वो बहुत कम थी। शुरुआत में सिर्फ कॉटन और जूट टेक्सटाइल मिल्स लगी। कॉटन मिल्स महाराष्ट्र और गुजरात में लगी और जूट मिल्स वेस्ट बंगाल में लगी। 1907 में टिस्को एस्टैब्लिश हुई, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, और एक और आयरन एंड स्टील कंपनी कोलकाता में लगी। इसके अलावा शुगर, पेपर इंडस्ट्रीज वगैरह थी, बट दे वर नॉट इनफ टू सब्सटीट्यूट आवर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रियल बेस। तो व्हाट वर द प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल? नंबर 1, नो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। हमारे यहाँ कैपिटल गुड की इंडस्ट्रीज नहीं लगी, जिससे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोग्रेस बहुत कम रही। स्लो प्रोग्रेस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज, लो ग्रोथ रेट एंड नो सब्सटीट्यूट फॉर इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज. So this is the condition of industrial sector during the British rule. Now we will discuss about foreign trade. Foreign trade. बच्चों, आप सबको पता है कि इंडिया के एंशियंट टाइम से पूरे वर्ल्ड के साथ ट्रेड रिलेशंस थे। हमारा सामान यहाँ का बहुत वर्ल्ड में फेमस था, हम व्यापार करते थे, लेकिन इन्होंने फॉरेन ट्रेड के स्ट्रक्चर को बिल्कुल चेंज कर दिया। फिर वही बात आ जाएगी कि क्या स्ट्रक्चर चेंज किया कि जो इंडिया पहले फिनिश्ड गुड एक्सपोर्ट करता था, अब वो किसका एक्सपोर्टर हो गया? एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स. तो द ऑप्रेसिव पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द ब्रिटिश चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया. तो क्या स्ट्रक्चर में चेंज आया कि इंडिया रॉ मटेरियल का तो एक्सपोर्टर बन गया और इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड. अब देखो, चाहे हम रॉ मटेरियल ही दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक थी इंडिया के फॉरेन ट्रेड की, लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस. लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस. एक्सपोर्ट सरप्लस का मतलब होता है कि एक्सपोर्ट से जो इनकम हुई, हमें फिर भी रॉ मटेरियल के एक्सपोर्ट से भी बहुत ज़्यादा इनकम हुई, लेकिन ये एक्सपोर्ट सरप्लस कभी भी इंडिया के डेवलपमेंट के लिए खर्च नहीं किया गया, बल्कि इसका जो यूज़ था वो काहे में किया अंग्रेज़ों ने कि जो उनके ऑफिशियल्स होते थे उनको सैलरी पेमेंट करने में, या
वॉर पे हमेशा वो लड़ाइयाँ लड़ते रहते थे कॉलोनियल एक्सपेंशन के लिए, उनके पेमेंट के लिए वो यूज़ हुआ। कभी भी उससे गोल्ड और सिल्वर का इनफ्लो इंडिया में नहीं हुआ। तो इसको कहते हैं ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। ये भी क्वेश्चन 4 मार्क्स में आ जाता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। तो ड्रेन का मतलब बह जाना, हमारी जो पैसा था वापस उन्हीं कंट्रीज में कैसे गया कि वन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल वाज लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस, बट दिस एक्सपोर्ट सरप्लस was never used for the development of India or any inflow of gold and silver. Rather, it was used for the payment of the salaries to the high officials or expansion on war or import of finished goods from England. कि वहाँ से पैसा आया वापस फिर ब्रिटेन में उन्होंने भेज दिया। तो ये इसको बोलते हैं ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। तो दिस वॉज द कंडीशन ऑफ foreign trade during the British rule. Now we will discuss about the demographic condition. Demographic condition. तो ब्रिटिशर्स के टाइम में हमारी डेमोग्राफिक कंडीशन क्या थी? सबसे पहले समझिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोग्राफी। डेमोग्राफी का मतलब होता है स्टडी ऑफ पॉपुलेशन and its various aspects. Study of population and its different aspects. Its various aspects. तो आपको एक ईयर बहुत अच्छे से याद रखना है कि सबसे पहले इंडिया में जो सेंसस हुई वो हुई 1881 में, और तब से आज तक हर 10 साल के बाद हमारी कंट्री में सेंसस ऑपरेशंस होते हैं। सेंसस का मतलब होता है जनगणना, जिसमें पॉपुलेशन की काउंटिंग होती है। तो जब सबसे पहली सेंसस 1881 में हुई तो उसने हमारी डेमोग्राफी के बहुत सारे फैक्ट रिवील किए। सबसे पहला फैक्ट क्या था कि जो लिटरेसी रेट था, लिटरेसी रेट इतना कम लिटरेसी रेट था। ओवरऑल लिटरेसी रेट तो था हमारा, ओवरऑल लिटरेसी रेट वाज लेस देन 16%। सोचिए आप, जिस कंट्री में 99 और 100% लिटरेसी थी, तो अंग्रेजों ने क्या किया? मैकॉले ने, आपको पता ही है, हिस्ट्री में पढ़ के आ रहे हैं कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी को चेंज किया था। गुरुकुल सिस्टम हमारी कंट्री में हुआ करते थे, तो उन सबको खत्म कर दिया। तो इसका रिजल्ट क्या निकला कि वाइड इलिटरेसी स्प्रेड इन अवर कंट्री। तो कितनी ओवरऑल लिटरेसी? लेस देन 16%, यानी कि 84% लोग हमारे अनपढ़ थे। और फीमेल लिटरेसी, फीमेल लिटरेसी थी, आप सोच भी नहीं पाएंगे कितनी कम थी, 7%। जिस कंट्री में गार्गी और इतनी महान एजुकेटेड लेडीज हुई, उस कंट्री की कंडीशन देखिए अंग्रेजों ने क्या कर दी, सिर्फ 7% लिटरेसी फीमेल्स की। अच्छा, अब आते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। व्हाट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी? लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है एवरेज एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ। इट वाज 44 ईयर्स ओनली, और प्रेजेंटली दिस इज 68 ईयर्स। तो क्यों थी इतनी कम लाइफ एक्सपेक्टेंसी? क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत कम थी। उनके टाइम में अकाल आते रहते थे, इम्यूनिटी लेवल लोगों का बहुत वीक हो गया था, एग्रीकल्चर की कंडीशन खराब थी, पॉवर्टी थी। तो इस वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज ओनली 44 ईयर्स एज कंट्रास्ट टू 68 ईयर्स एट प्रेजेंट। मॉर्टेलिटी रेट, मॉर्टेलिटी रेट क्या होता है बच्चों? मॉर्टेलिटी रेट का मतलब होता है नंबर ऑफ पर्सन्स डाइंग पर 1000। तो उस समय एयर और वाटर बॉर्न डिसीजेज इतनी ज़्यादा होती थी कंट्री में कि गांव के गांव किसी भी महामारी में ख़त्म हो जाते थे। तो मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा हाई था, और स्पेशली इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट का मतलब होता है नंबर ऑफ चिल्ड्रन। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट का मतलब होता है नंबर ऑफ चिल्ड्रन डाइंग पर 1000 बिफोर कंप्लीटिंग 1 ईयर ऑफ एज। 1 साल से कम के बच्चे, जो 1000 में जितने बच्चे मरते हैं, उसको इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कहते हैं। तो वो था 218 पर 1000।
अब गवर्नमेंट ने बहुत सारी हेल्थ फैसिलिटीज़ और डिसीजेस को कंट्रोल करके बहुत ज़्यादा इसको कम कर लिया है। बच्चों देखो, इसमें ना थोड़ा सा डेटा के रिगार्डिंग कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है क्योंकि हर साल डेटा चेंज होते रहते हैं। तो मेरे पास जो बुक है वो लास्ट ईयर का एडिशन है, तो उसके अकॉर्डिंग जो प्रेजेंट इन्फेंट मोर्टेलिटी था अब है 40 पर 1000। हो सकता है और कम हो गया हो इस साल। तो अब 1000 में से 40 बच्चे मरते हैं 1 साल से कम के, उस समय 218 बच्चे मर जाते थे। तो देयर वॉज हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ड्यू टू एयर एंड वाटरबॉर्न डिसीजेस। देन एक्सटेंसिव पॉवर्टी, एक्सटेंसिव पॉवर्टी, वाइड स्केल पॉवर्टी। अब आपको पता है कि इंडिया एक टाइम में सोने की चिड़िया था। सोने की चिड़िया इसलिए कहते थे बिकॉज इट पजेस्ड लार्ज वेल्थ। तो अब क्या हुआ, अंग्रेजों ने हमारा सारा पैसा अपनी कंट्री में पहुंचा दिया, तो इसलिए देयर वॉज वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन द कंट्री एंड नाइदर द पॉपुलेशन नॉर द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन वॉज वेरी हाई। तो दीज आर द डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स विच रिवील द डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। आई होप बच्चों यहाँ तक आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। Do subscribe the channel. Thank you.